नमस्कार दोस्तों, यादव मैथ्स मीडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बोलना चाहूँगा, आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम से जाता रहे। देखिए इसमें क्या कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित कोशिकांग के बारे में बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या नहीं रहता है, क्या क्या अनुपस्थित होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहता है, गोल्जी बॉडी भी नहीं रहता है, केंद्रक झिल्ली नहीं रहता है, लाइसोसोम, केंद्रिका और सेंट्रियोल ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं रहता है। इसका ट्रिक है इंडोमाइगोल्जी के लाई केंद्री सेंट्री नहीं है भाई। ट्रिक है इंडोमाइगोल्जी के लाई और केंद्री सेंट्री नहीं है भाई। इंडो मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माई मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी मतलब गोल्जी बॉडी, के मतलब केंद्रक झिल्ली, लाई मतलब लाइसोसोम, केंद्री मतलब केंद्रिका और सेंट्री मतलब सेंट्रियोल ये सब जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अनुपस्थित कोशिकांग है ये सब। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है क्रमशः किसकी बनी होती है। यह प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की और सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की व सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है। तो यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है। उसके बाद है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस कोशिका में उपस्थित रहता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहता है, प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं होते हैं। कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है बताइए। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है पौधों में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। पौधों में कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति कोशिका के लिए किस प्रकार सहायक होती है। कोशिका की निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में कोशिका भित्ति सहायक होते हैं। कोशिका के सभी अवयव जिस झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं उस झिल्ली को क्या कहते हैं। कोशिका के जितने भी अवयव हैं उसके अंग हैं जिस झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अंग्रेजी उसका होता है सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद है आपका गोल्जिकाए किस कोशिका में उपस्थित रहते हैं। तो गोल्जिकाए जो है यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है, प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं रहता है, उसमें अनुपस्थित रहता है। केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका और सेंट्रियोल किस कोशिका में पाए जाते हैं। ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका में तो पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है आपका यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में डीएनए पाए जाते हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किस कोशिकांग में होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन की क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसे पादप कोशिकाओं का रसोई घर भी बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस, और क्लोरोप्लास्ट को
पादप कोशिकाओं का रसोई घर, पादप कोशिकाओं का किचन बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA किस रूप में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA एकल सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुल कितने तंतु होते हैं। उसमें केवल एक तंतु होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण जो है यह किसमें होता है। यह आपका होता है थाइलेक्वाइड में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रकाश संश्लेषण होता है यह आपका इम्पोर्टेंट है, थाइलेक्वाइड में होता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से अंगक अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहले ही बता दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका और सेंट्रियोल क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी ये सभी कोशिकाएं उसमें नहीं पाए जाते हैं, कोशिकांग उसमें नहीं पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण जो है यह कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। तारक काय, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी। बोबेरी ने इसकी खोज की थी। तारक काय किन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है या पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी जो रचना होती है उस रचना को क्या कहते हैं, उस रचना को सेंट्रियोल बोला जाता है। तारक काय के अंदर जो कण जैसी रचना होती है उसे सेंट्रियोल बोला जाता है। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है। सेंट्रियोल ही है जो समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। अंतःप्रद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER का क्या कार्य है। इसका कार्य है वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना। इसका कार्य है आपका वसाओं और प्रोटीनों का संचरण करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंतःप्रद्रवी जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे लगी छोटी कणिकाएं जो होती है उसको क्या बोला जाता है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, के कुछ भागों पर जो किनारे किनारे लगी छोटी कणिकाएं होती है उसे राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में राइबोसोम को किस वैज्ञानिक ने देखा था। तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने राइबोसोम को सबसे पहले देखा था। और कहाँ देखा था, तो पादप कोशिका में देखा था। सर्वप्रथम 1955 में जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को किस वैज्ञानिक ने देखा था। तो जंतु कोशिका में जो राइबोसोम को देखा था वो किसने देखा था, G.E. पैलाडे ने। उसके बाद है आपका राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान कौन प्रदान करता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो उपयुक्त स्थान है उसको राइबोसोम प्रदान करता है। जय हिंद।